अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम टीएलपी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंटेंट ये फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन बुक से फर्स्ट चैप्टर हो रहा है जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लेकिन हम कंटेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे टीएलपी का, जो हमारे पास है रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है थिंकिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है और इसके कुछ कंपोनेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन है, कंपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, टाइप्स उसकी, और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस क्या है, मॉडल है। उसके बाद जनरल राइटिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस के बारे में डॉक्टर थी, उसने बताया था कि ये वो मैकेनिज्म है जिसमें हम वो मतलब थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैकेनिज्म है जिसमें हम किसी भी चीज़ को जब हम वर्बलाइज करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, जो कि काज एंड इफेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप होता है, ताकि हम किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी हमने जो प्रॉब्लम थी वो फेस की, तो हमने अब उसको वर्बलाइज सबसे पहले किया कि ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने इसने माइंड में हमने इसको स्ट्रक्चर उसका बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया कि ये इस तरह इसका है, स्केच है। उसके बाद उसको एनालाइज किया, फिर हमने इसकी कम्युनिकेट किया दूसरों के साथ ताकि इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। और जो कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप था वो बन गया। कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान फिर हमने जो रिलेशनशिप थे उसको कम्युनिकेट किया ताकि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकें। उसके बाद हमारे पास जो थी वर्ड इसमें था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो भी हमारे वर्ड आती है वो चेंज नहीं होती तब तक जब तक हमारे पास थिंकिंग होती है, वो नहीं हमारे पास चेंज होती। कहता है द वर्ड वी हैव क्रिएटेड इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर थिंकिंग। जो वर्ड है ना वो डिपेंड करी होती थिंकिंग। जाहिर सी बात है कि जितनी भी हमारे पास आज तक इन्वेंशन हुई है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है कि इंडिविजुअल की थिंकिंग पे। ठीक है। कोई भी एक इंडिविजुअल है इन्वेंट करता है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, तो वो सारी उसकी थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे ही कर रहा होता है। तो इसके अलावा जो होती है अगर हम थिंकिंग नहीं चेंज करते तो हमारी जो वर्ड होती है वो भी चेंज नहीं होती। इसलिए हमारे पास कोई भी चीज़ को एडवांस करने के लिए तो हमें थिंकिंग को चेंज करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस के बारे में उसने फर्दर बताया हुआ है। इसमें हमारे पास की जो थिंकिंग एग्जिस्ट एज द टॉप मेंटल एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन, के जो इंडिविजुअल की जो थिंकिंग होती है ना, मेंटल एबिलिटी होती है, वो उसके ब्रेन में एक टॉप पे होती है कि प्रायोरिटी पे होती है। ये इसको ह्यूमन ही डिमोन्स्ट्रेट किया था। ऑल ह्यूमन अकम्पलिशमेंट और जितनी भी एडवांसमेंट होती है, जितनी भी अचीवमेंट होती है, वो थिंकिंग और थॉट की बेस की बुनियाद पे ही हो रही होती है। इसकी वजह से सारी जितनी भी अचीवमेंट हो रही है आजकल, जितनी भी इन्वेंशन हो रही है, जितनी भी एडवांसमेंट है, वो सारी थॉट और थिंकिंग की बेस पे है। उसके बाद जो थॉट और एक्टिविटी होती है वो आर इनसेपरेबल होती है कि इनसेंशियल होती है। थॉट एक्टिविटी के लिए जरूरी है और एक्टिविटी के लिए थॉट जरूरी है। अगर हम थिंकिंग करेंगे किसी चीज के बारे में तभी एक्टिविटी कोई भी परफॉर्म होती है। ऑल ह्यूमन नॉर्मली परसीव एन एक्शन इन हिज माइंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरटेकिंग एन एक्टिविटी। जितनी भी हमारे पास एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले कोई भी चीज होती है उसको हम परसीव करते हैं। कोग्निशन रेफर टू द थॉट प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ थिंकिंग हमारे पास आ जाती है कंक्रिएट थिंकिंग बाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग है, सीक्वेंशनल थिंकिंग और हॉलिस्टिक थिंकिंग है। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट जो थिंकिंग होती है हमारे पास सुपरफिशियल थिंकिंग, सरफेस थिंकिंग होती है, इसमें डीप नहीं हम सोचते। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है इसमें डीप जाना पड़ता है, डीपली सोना पड़ता है। इसमें मेरे पास क्या कंक्रीट थिंकिंग रेफर टू द, इसमें उसने सारे पॉइंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताया इन दोनों में। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में बताता है जो कंक्रीट थिंकिंग होती है रेफर टू द थिंकिंग ऑन द सरफेस और आर विजिबल अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, वेयर एज abstract thinking require much more analysis and goes deeper। ये जो कंक्रीट होती है इसमें सिर्फ वो चीज को सरफेसली देख रहा होता है, सुपरफिशियल देख रहा होता है, फिर इसको विजिबल किया जाता है और अंडरस्टैंडिंग सिर्फ होती है। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसमें हमारे पास डीपर जाना आता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। कंक्रीट थिंकिंग विल ओनली कंसीडर द लिटरल मीनिंग, जिसमें हमारे पास सिर्फ जनरल मीनिंग होते हैं, वाइल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग गोज डीपर देन द फैक्ट टू कंसीडर द मल्टीपल और हिडन मीनिंग इसमें आ जाते हैं, डीप जाना होता है। कंक्रीट थिंकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग, इसमें इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है और अप्लाइंग द फैक्चुअल नॉलेज आ जाते हैं। abstract thinking goes beyond all the visible and present thing to find underlining the purpose आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जितनी भी हमारे पास abstract thinking है वो सारी विजिबल होती है। ठीक है। और इसमें जो जितनी भी विजिबल होती है, जो प्रेजेंट थिंक होती है, ताकि उनको देखा जाता है। और फिर जब भी फ्यूचरली जो होती है, जब हमारे पास कोई भी पर्पस होता है, जो हमारे पास गोल होता है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। एग्जाम्पल में वो बताता है कि जो कंक्रीट एक इंडिविजुअल और जो हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट है,
एक फ्लैग उसने दी हुई एग्जांपल, जो कंक्रीट पर्सन है वो देखता है उसमें कलर है, मार्किंग है, सिंबल वगैरह को देखता है सिर्फ। और जब एब्स्ट्रैक्ट बंदा है वो देखता है कि जो सिंबल हैं और जो कलर वगैरह फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी आइडेंटिटी मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो वो सिंबल होते हैं लिबर्टी और फ्रीडम को, वो डीपली सोच रहा है, ठीक है, कि वो किसी रिप्रेजेंट क्या करें। लेकिन जो कंक्रीट होता है वो सिर्फ सुपरफिशियल सोच रहा है कि वो सिर्फ सिंबल और कलर वगैरह और कुछ भी नहीं है। उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारे पास क्या आती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास आउटवर्ड होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, डाटा होते हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से, फिर हम उसमें उनको अप्लाई करते हैं लॉजिकली, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट सकें। इन्फॉर्म डिसीजन और टू फाइंड अ सिंगल आंसर, एग्जांपल हमारे पास आ जाती है शार्लॉक होल्म्स आ जाता है पजल, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व ब्रिंगिंग द फैक्ट्स एंड द डाटा टुगेदर फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड देन अप्लाइंग द लॉजिकल एंड नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन और टू फाइंड अ सिंगल आंसर, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास चार्लक जो हमसे, ये हमारे पास एक बुक है जिसको ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ही इसको लिखा था, और जो पजल गेम जितनी भी होती है हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग करके, जितनी भी हम थिंकिंग हमारे पास नॉलेज होता है, जब जितनी हमें हमारे पास एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे हम गेम्स को सोल्व करे होते हैं, जिस जैसे हमें समझ आता है। तो ये होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, इसने ये स्केच उसका दिखाया कि जितनी भी हमारे पास फैक्ट्स हैं ये सारे मिलके, सारा जितना हमारे पास डाटा मिलता है एक मिलके एंड पे एक सिंगल आंसर ही निकलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो हमारे पास क्या होती है, आउटवर्ड होती है। जो कन्वर्जन होती है, सॉरी, वो कन्वर्जन जो होती है हमारे पास इनवर्ड होती है, जो डाइवर्जेंट होती है हमारे पास इनवर्ड आउटवर्ड होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ टॉपिक अपार्ट टू एक्सप्लोर इन वेट्स कंपोनेंट, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता था। कन्वर्जेंट में, डाइवर्जेंट में ये होता है कि पूरे कंपोनेंट को तोड़ा जाता है, उसमें तोड़ा नहीं जाता, ठीक है, उसमें इकट्ठा किया जाता है। इसमें एक इकट्ठी चीज को तोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसके पार्ट में डिवाइड, फिर इसको स्टडी किया जाता है ताकि न्यू आइडियाज जितने भी सोल्यूशन है वो जनरेट हो सके। उसके बाद हमारे पास थिंकिंग आउटवर्ड इंस्टेड ऑफ इनवर्ड, अ क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द ओरिजिनल एंड द यूनिक आइडियाज इसमें आती हैं, ठीक है। इसने जैसे ये स्केच बताया हुआ स्टिमुलस में फर्दर आइडियाज, ये है पार्ट में इसको डिवाइड किया 1 2 3 4 में, ठीक है, ये सारे आइडियाज है, ये शो करेंगे ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनालिटिकल थिंकिंग वाया क्रिएटिव थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है इसमें हमारे पास क्या आते हैं, इसमें भी इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन किया जाता है इसके पार्ट्स के अंदर, फिर एग्जामिन किए जाते हैं जितने भी पार्ट होते हैं रिलेशन इनके दरमियान, कि इनका पार्ट्स जो है, आप इन जितने भी पार्ट्स है एक इन्फॉर्मेशन को आपस में क्या रिलेशन है, वो क्या मिलकर एक नई चीज बना रही है। फिर इन्वॉल्व थिंकिंग ये लॉजिकल भी होती है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसको स्टडी किया जाता है ताकि कोई भी जितनी डाटा उसको हम एनालाइज कर सकें, प्रॉब्लम जितनी में इसको सॉल्व कर सकें, डिसीजन को बना सकें और इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकें। इसके अलावा जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है इसमें हमारे पास कहते हैं कंसीविंग न्यू और इनोवेटिव आइडियाज को बनाया जाता है, और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फिर इसको तोड़ के, ताकि न्यू जो तोड़ा नहीं जाता इसमें, ठीक है, लेकिन जो उसके पास अवेलेबल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस इसके अलावा उसके पास जितना भी है, तो उसको हमने इकट्ठा करके उन सबको मर्ज करके एक न्यू चीज, ठीक है, ओरिजिनेट की जाती है, इन्वेंट की जाती है, इसमें ये होता है, ठीक है। आगे उसने लिखा भी है, इट इज नॉट अबाउट ब्रेकिंग द थिंग्स डाउन डाउन और टेकिंग देम अपार्ट बट रेदर पुटिंग थिंग्स टुगेदर इन न्यू एंड इमेजिनेटिव वेज, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग में ये होना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको सबको इकट्ठा कर लेना है, उन सबको इकट्ठा मिला के एक न्यू चीज बना देनी है। जैसे एग्जाम्पल में बता, जो एनालिटिकल थिंकिंग है हमारे पास, कहते हैं बाइसाइकिल को एक देख रहा है, तो वो देख रहा है कि ये किस तरह काम करती है और व्हाट इज रॉन्ग विद इट, इसके साथ क्या, मतलब ये क्यों नहीं कैसे काम करती है या नहीं काम करी, ठीक है। जो क्रिएटिव थिंकिंग होता है वो ये देखता है कि मैं अब इसको किस तरह और फास्टरली चलाऊं, तेज चलाऊं, ठीक है, जहाँ इसको मैं और किस तरह तरीके से यूज कर सकता हूँ, डीप सोचता है, ये है कहने का मतलब। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंशियल थिंकिंग होती है, सीक्वेंशियल थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप होती है, और जो हमारे पास होलिस्टिक थिंकिंग होती है वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप नहीं होती, ये डायरेक्ट एंड पे चली जाती है, फर्स्ट स्टेप से मतलब डायरेक्ट एंड वाले स्टेज पे। Sequential thinking is a processing information in orderly prescribed manner. It involves a step-by-step progression, whereas the first step needs to be completed before then second step. मतलब कि जो पहला स्टेप है ना, स्टेप है किसी भी चीज को करने के, परफॉर्म करने का काम करने, उसका पहला स्टेप कंप्लीट होगा फिर अगले स्टेप में जाएगी, ना कि ये होगा कि हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया सेकंड में चले जाएं, पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा फिर आगे में जाएंगे। उसके बाद होलिस्टिक थिंकिंग मीन सीइंग द बिग पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस कंपोनेंट दैट फॉर्म द लार्जेस्ट सिस्टम आ जाता है। व्हेन असेसिंग अ टेबल सीक्वेंशियल थिंकिंग वुड फॉलो द स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन, ठीक है, एक टेबल असेंबल किया जा रहा है तो वो देख रहा है कि ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसकी डायरेक्शन देख रहा है किस तरह बन रहा है, सीक्वेंशियल जो थिंकर होगा। लेकिन जो होलिस्टिक थिंकिंग होगा वो देखेगा कि वो इसकी तरफ देखेगा कि एंड पे ये किस तरह कंप्लीट फॉर्म में हमें नजर आएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास ये होता है कि ये गोल डायरेक्टेड थिंकिंग होती है, जिसमें गोल सेट किया जाता है
उसी के उसके तक पहुँचने के लिए हम सारी थिंकिंग करते हैं, जो भी उस दौरान प्लान किया जाता है, जब हमें प्रॉब्लम फेस करनी है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हैं। दैट इज़ यूज्ड टू सेल द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन अबाउट एन एक्शन प्लान। क्रिटिकल थिंकिंग इसको कंसीडर किया जाता है एक फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए, जिसमें हम नॉलेज डेवलपमेंट किया जाता है ताकि जितनी भी हमारे पास एप्लीकेबल है, जितना भी नॉलेज को यूटिलाइज करें और अप्लाई करें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन बना सकें। ये हमारे पास या तो सोशली होती है, क्लिनिकली होती है, इथिकल होती है, मैनेजरियल होती है और पॉलिटिकल होती है। आपने सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद करनी काफ़ी है। की कंपोनेंट इसमें सबसे पहले हमारे पास जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रहता है आउटकम्स का। पहला पॉइंट ये तो ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, जितने भी आपके बिलीफ्स है, वैल्यूज है, प्रेजुडिस है, आपने इसके साथ अटैच ही रहना है ताकि आपको जो जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको उनको वेल परफॉर्म कर सकें। उसके बाद चैन जितनी भी अजम्पशन चैलेंजिंग अजम्पशन करनी है, आर्गूमेंट को कंसीडर करना है, अल्टरनेटिव को कंसीडर करना है और आपने कंटेक्स्ट को कंसीडर करना है, नोइंग द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन को देखना है, अस्यूम अ पोस्चर ऑफ द रिफ्लेक्टिव स्केप्टिमिज्म देखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्रोसेस ऑफ जो थिंकिंग होती है आपने देखना है कि सिग्निफिकेंट है, और जितनी भी हमारे पास है चैलेंज असम्पशन को देखना है, कंसीडर द आर्गुमेंट को देखना है, कंसीडर द अल्टरनेटिव आ जाता है, कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, नो द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन को देखना है, असम्पशन अज्यूम अ पोस्चर ऑफ द रिफ्लेक्टिव स्केप्टिसिज्म आ जाती है। जिस तरह स्केच होता है एंड पे इसको सिर्फ अज्यूम किया जाता है। नर्सिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास क्या आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल है वहाँ पे जितनी भी हम क्रिटिकल थिंकिंग, जिस तरह टाइम गुजरता जाता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होती रहती है, तो हमारे लिए वो बेनिफिट होती है। देखो कि वो जितने भी हम डिसीजन बनाने होते हैं क्लिनिकल साइड पे, जहाँ हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, या हमने नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है, जो डिटरमाइन करना है, जो क्लिनिकल डिसीजन बनाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द एबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीजेस एज द वर्क ईयर इंक्रीज, जिस तरह वर्क इंक्रीज होता है, वर्क इंक्रीज होता है, जिस तरह क्रिटिकल इंक्रीज होती है। एंड द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव ड्यूरिंग द नर्सिंग एजुकेशन के दौरान इसको इंक्रीज कर सकते हैं। बी रैपिड एंड डायनेमिक चेंज इन द हेल्थ केयर सिस्टम, नर्सेज इन प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल, जिस तरह उसने बता दी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसने जो यूज होती है अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, और इसके अलावा नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है और क्लिनिकल डिसीजन बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि जो रिफ्लेक्टिव होती है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीपल जो होते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंस को रिकैप्चर करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसको एक्शन प्लान करते हैं और इसको एंड पे इवैल्यूएट करते हैं। ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये एसेंशियल फेज होता है लर्निंग प्रोसेस में, जिसमें पीपल जो होते हैं एक्सप्लोर करते हैं एक्सपीरियंस को ताकि कॉन्शियस मैनर में रहते हो, ठीक है। कोई भी एक चीज़ है उन्होंने लर्न करनी है, सबसे पहले इस चीज़ को वो एक्सप्लोर करें कि उन्होंने लर्न क्या करना है। जिस तरह मैंने कोई एक चैप्टर है उनको लर्न करना है, तो मैं चैप्टर को पहले एक्सप्लोर करती हूँ कि हाँ ये मुझे चैप्टर कहाँ से मिलेगा, तो फिर मैं उससे अपने विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉन्शियस के साथ उसको सीखती हूँ, फिर उसमें न्यू जो अंडरस्टैंडिंग होती है मैं गेन कर लेती हूँ और मेरा जो बिहेवियर पैटर्न भी गेन होता है न्यू। इसको कहते हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन। जिस तरह मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ चीज़ को, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये होती है रिफ्लेक्शन डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आती है, ये नहीं करनी है आपने, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आता है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में इसने एग्जांपल बताई हैं, कुछ 2-3 पॉइंट और बताए हैं कि जो थिंक अबाउट एन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग डेरिवेल एन एरिया ऑफ कंसर्न, कोई भी कंसर्न है या सिचुएशन है उसके बारे में, कोई भी इवेंट है, एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप सोचते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, एक क्लिनिकल एरर उसकी हो गया तो उसके बारे में सोचते हैं कि ये किस तरह हुआ है। इसके अलावा लैक ऑफ द नॉलेज, आपको डिजीज के बारे में नहीं है तो आप उसके बारे में भी सोचते हैं, किसके डिजीज के बारे में थिंक करते हैं या आप सर्च करते हैं। ये सारी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन की टाइप में, इसकी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की टाइप में इनफॉर्मल होती है और फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल में हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है, आवर अवेयरनेस होती है, सेल्फ अवेयरनेस सिंपली होती है, इसमें और कुछ भी नहीं होता, जम्पशन की जाती है। और फॉर्मल में ज़्यादा डीप होती है जिसमें रिसर्च की जाती है, थ्योरीज पे ड्रास ऑन द थ्योरीज एंड थ्योरीज पे रिसर्च पे काम किया जाता है। और जो फिर गाइडेंस, इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिस की जाती है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और फ्रेमवर्क्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग हमारे पास एक लर्न प्रोसेस होता है डेट एक्वायर्ड टाइम एंड प्रैक्टिस। जिस तरह टाइम गुजरता रहता जाता हमारी प्रैक्टिस होती रहती है किसी काम की, तो हमारे पास वो लर्निंग चीज होती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग। ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व थिंकिंग थ्रू द इशू योरसेल्फ, आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग आवर रेलिवेंट। जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके बाद रेलिवेंट हमें मिलती है तो हम इसको फिर लेते हैं ताकि हम वो चीज़ इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, दूसरों को भी इजीली समझा सकें। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लर्निंग वर्ड्स
works best when you think about what you are doing before doing and after your learning experience. तो ये इंपॉर्टेंट होती है आपने कोई भी काम करने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द समथिंग न्यू, इट इज आल्सो टीचिंग द रियलिटी इन अ न्यू वे। जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग है इसका मतलब ये कि आपने न्यू ही चीज़ गिनी, बल्कि जो पहले एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बारे में आपको एक चीज़ पता चल जाती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन हो जाती है। रिफ्लेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट स्किल्स टू डेवलप एंड रिक्वायर्स you to think about how you are personally relating to what is happening in the learning environment में आप क्या happening हो रहा है, जो सराउंडिंग में क्या चीज़ अकर हो रही है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग का क्या है, इसमें हमारे पास क्या सबसे पहले क्या होता है कि आप चीज़ के बारे में क्या सोच रही हैं, ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, परसेप्शन, आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं उसके बारे में, ठीक है, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में कलेक्ट करते हैं और अजम्पशन करते हैं। और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजिंग चीज़ उसमें मिली है, जो डिफिकल्टीज हो रही है, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि जो भी आपके आइडियाज से, बिलीफ्स जिनको आपने एक्सप्लोर किया था, आप उनको डेवलप करते हैं, रिफाइन करते हैं। फिर इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट मिलती है आप उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आप उसके साथ उसको इस चीज़ को ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और एंड पे आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस होता है, आप दोबारा उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में लर्निंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, वर्किंग उस पर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का। सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करते हैं, परसेप्शन, जितने भी आइडियाज बिलीव होते हैं आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, असम्पशन करते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी चीज़ किसी में हो रही, कंफ्यूजिंग हो रही, इसको भी आप आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आप उसके बारे में जब एक्सप्लोर कर लिया तो उसके बाद अब आइडेंटिफाई करनी होती है, डेवलप करना होता है, रिफाइन करता है जितने भी आइडियाज और बिलीव्स होते हैं। और साथ साथ आपने जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इसके साथ साथ एंड पे आपने जितना भी अब सीख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप दोबारा उसको अप्लाई करते ताकि लर्न कर सकें, थिंक कर सकें और वर्किंग कर सकें। व्हाट शुड यू राइट अबाउट, आप ये कुछ क्वेश्चन है कि आप जब लिख रहे होते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, जो आपको क्या फेस करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले कि आपको कौन से जो इशू होते हैं लर्निंग इवेंट के दौरान फेस करने पड़ते हैं, या आप क्या इशू के बारे में सोचते हैं, या आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, या बेटर अंडरस्टैंडिंग तक आप पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंचते, या आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर किस तरह होती है, या इंटरेस्ट आपका एंड पे क्या होता है। और ये भी इसी तरह से करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो चार उसने वैसे बताए हुए हैं, लेकिन इसको कोई राइट मॉडल नहीं है, ठीक है, रेलिवेंट मॉडल ही है, कॉमन मॉडल जो यूज होते हैं। कोर्ब्स का है, गिब्स का है, जोन्स का और ड्रिस्कोल का है। कोर्ब्स और जो गिब्स का मॉडल है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मॉडल है गिब्स, ठीक है, और ये भी कोर्ब्स, ये सारे रिफ्लेक्शन की ही है, लेकिन इसमें कोर्ब जो फर्स्ट हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेविड कोर्ब एक्सपेरिएंशियल साइकिल मॉडल है। सबसे पहले इसका पॉइंट क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस। इसमें फीलिंग के जरिए हम एक्सपीरियंस करते हैं, लर्न करते हैं, थिंकिंग करते हैं। इसमें फीलिंग के जरिए आपने कंक्रीट के साथ में ना कि ये फीलिंग है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में राइटिंग के जरिए हम थिंक करते हैं, फील करते हैं। इसमें फीलिंग आ जाती है, इसमें राइटिंग आ जाती है, ठीक है, थिंक करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन आप थिंकिंग करके करते हैं, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आप एक्सपीरियंस से करते हैं। जिस तरह कोई भी एक्सपीरियंस के जरिए आप चीज़ को लर्न करते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा, इससे आप नॉलेज में आपको ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज होता है, इस तरह आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास फील करके, इसमें राइट करके, इसमें थिंक करके और इसमें एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद हमारे पास गिब्स का मॉडल है, जिसमें था कि कोई भी सेक्शन है और उसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं फुल स्टडी, तो गिब्स का मॉडल यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो मॉडल था उसको भी रिफ्लेक्टिव साइकिल के लिए डेवलप किया गया था, और ये हेल्थ प्रोफेशन में मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है मॉडल। आगे ये बताया कि इसमें क्या क्या होता है। जोन्स मॉडल आ जाता है। जोन्स मॉडल का जो था बरबरा कार्पर पैटर्न जो था, उसी के साथ उसकी बेस पर उसने डेवलप किया था जोन्स ने, तो दोनों के पॉइंट मिलते जुलते थे। तो इसमें पॉइंट्स हमें एस्थेटिक आ जाते हैं, जो कि आर्ट के रिलेटेड जितनी भी होती है इन्फॉर्मेशन। पर्सनल में सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। इथिक्स में हमारे पास मॉरल नॉलेज, जिसमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस होता है। और एम्पिरिक्स में हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज। आपने सिर्फ ये पॉइंट अच्छे से चार याद करने हैं, उनके अंदर जो है, ठीक है, ये आर्ट के रिलेटेड है, एस्थेटिक। और जो पर्सनल वो सेल्फ अवेयरनेस के रिलेटेड है। और इथिक्स हमारे पास जाती है, मॉरल नॉलेज आता है, और एम्पिरिक्स हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज आ जाता है। हाँ। उसके बाद हमारे पास डिस्कोल का मॉडल है। आपने भी इसमें, इसके जो मॉडल था वो तीन क्वेश्चन के बेस पे डिपेंड कर रहा था, जिसमें हमारे पास आ जाता है व्हाट, सो व्हाट, नो व्हाट। आपने ये तीन वर्ड बस अच्छे से याद रखने के, व्हाट, सो व्हाट और नो व्हाट था, जो इन तीन क्वेश्चन के बेस पे डिस्कोल का रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मॉडल जो था वो डिपेंड कर रहा था। इसमें हमारे पास जाते हैं कि जो व्हाट था उसमें आपने एक दो याद कर लेना, इसी तरह सो व्हाट में भी, नो व्हाट में। व्हाट में क्या, इज द पर्पस ऑफ रिटर्निंग इनटू द सिचुएशन। इसके अलावा वाज माई रिएक्शन टू डू इट, मेरा रिएक्शन क्या था। उसके बाद सो व्हाट में भी आप याद करना,
व्हाट डू आई फील एज द टाइम ऑफ द, आप इवेंट के दौरान क्या फील करते हैं। इसी तरह आपने नो व्हाट में भी याद कर लेना है, क्या इम्प्लीकेशन होती है आपके लिए जो दूसरों के लिए जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती है। ठीक, लेकिन आपने बेशक आप नाम ही याद कर ले वही काफ़ी है, ये इतना इंपॉर्टेंट मॉडल नहीं है। अगर आपने अंदर से भी याद करना है तो आपने एक एक दो दो याद कर लेंगे बस। लेयर्स ऑफ द रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज में हमारे पास कहते हैं, जिस तरह एक्स ने के की दिखाई जिसमें लेयर्स हैं 3 है, तो ये लेयर्स की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चीज रिफ्लेक्शन करनी। तो रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व डिस्क्राइब, जिस तरह करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, डिस्क्राइब पहले करते हैं, एनालाइज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं थॉट्स को, अजम्पशन को, बिलीव्स को, जो कि थ्योरी बेस होती है या तो एक्शन बेस होती है। उसके बाद इसने सिंपल एग्जांपल लेयर रिफ्लेक्शन की बताई है। सबसे पहले ये कह रहा है कि मैंने देखा है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने एक प्रोफेशन को देखा वो ईटीटी पास कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है एक पेशेंट के। एडिट का मतलब होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब, तो इसका मतलब उसकी डिस्क्रिप्टिव हुई है। और सेकंड लेवल 2 में जाके वो बताइए, लेवल 1 था, लेवल 2 में जाके बता रहे हैं कि मैंने देखा लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, तो इसका मतलब इसकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है, मोर रिफ्लेक्शन ऐड होगी। और थर्ड में इसके बता रहा है कि मैंने सेंसिटाइज किया जब मैंने ये देखी, तो इसका मतलब उसकी अवेयरनेस होगी इस चीज़ के बारे में, अब उसे पता चल गया। और फोर्थ में जाके वो लर्न करता है सुपरविजन के अंडर, वो खुद भी ये प्रैक्टिस करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस करता है, लर्न करता है, इसको कहते हैं उसकी फ्यूचर एक्शन होंगे। लेवल 1 में डिस्क्रिप्शन है, लेवल 2 में मोर रिफ्लेक्शन है, लेवल 3 में रिफ्लेक्शन है बेन ऐसा, और लेवल 4 में इसकी फ्यूचर एक्शन है। था आगे इसने फिर वही पॉइंट बता दिए हैं, सेम पार्ट है, डिस्क्रिप्शन है, मोर रिफ्लेक्शन है, और फोर्थ में बेन है उसकी, और एंड इसकी फ्यूचर एक्शन हुआ है। उसके बाद रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में आपने सिंपली याद कर लेना है कि कोई भी चीज़ को हम डिस्क्राइब जिस तरह करने होते हैं, जो लेयर्स में आ जाती है, जिस तरह अपने ऊपर बढ़ा है लेयर भी थी, जो रिफ्लेक्शन यूजिंग इमोशन को यूज करती है आप में किसी भी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करे होते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और गिब्स रिफ्लेक्टिव मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद करना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिस्क्रिप्शन का है, और फीलिंग का है, इवेल्युएशन का है, और इसके अलावा एनालिसिस का है, कंक्लूजन का है, और एक्शन प्लान का है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आगे हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, फीलिंग है, इवैल्यूएशन है, एनालिसिस है, कंक्लूजन है, और एक्शन प्लान है। डिस्क्रिप्शन में वो बताया कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट हैपेंड, आपके साथ क्या हुआ, डिस्क्राइब जिस तरह करते हैं। फीलिंग में आपके क्या रिएक्शन थे या इमोशन थे। इवैल्यूएशन में आपने आपका बैड था या गुड था एक्सपीरियंस। एनालिसिस में आपने बताना कि वो सिचुएशन किस तरह आपने सेंस की है। और कंक्लूजन में आपने बता देना है कि आपका रिजल्ट क्या निकला। और एक्शन प्लान में वो दोबारा आपको उसको रोज अप करते हैं, दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं। गिब्स मॉडल दोबारा उसने वही पॉइंट बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, आप बस एक ही स्लाइड की याद कर लेना है। और प्रोसेस ऑफ जनरल राइटिंग क्या है, जनरल राइटिंग ये होती है कि आप अगर एक अगर इंडिविजुअल ने लर्न किया है, उसे जितने भी थॉट्स एक्सपीरियंस लाइफ के साथ साथ उसने अपनी एक डायरी में लिख लिया, अपने एक्सपीरियंस को राइट फॉर्म में लिख लिया, उसको कहते हैं जर्नल राइटिंग। A journal is a continued series of writing made by a process person in response to their life experience and events. डायरीज कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेली इवेंट, जितने भी उसके इवेंट होते हैं डेली वो साथ साथ लिखता रहता है। अगर हम एक साइको का पेशेंट है तो हम इसको असेस करना चाहते हैं, कि असेस करना चाहते हैं कि उसकी क्या थॉट्स हैं, जो उसकी फीलिंग है, जो उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो उसको कहते हैं कि उसको कैसी है, तो हम इसको असेस करते हैं उसकी जनरल राइटिंग। ठीक है, a journal may include those description but it also contain reflection on what took place and expresses emotion and understanding about them। ठीक है, आपने ये इतने याद कर लेना। उसके बाद लर्निंग जर्नल क्या है, दोबारा वही है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, लर्निंग जर्नल इज अ कलेक्शन ऑफ द नोट्स, ऑब्जर्वेशन, थॉट्स एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ स्टडी टाइम में आ जाती है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि हमने लर्निंग को इन्हांस करना है, और आपके जितना भी नॉलेज होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। और इसके अलावा ये इंकरेज करता है लर्नर को ताकि रिफ्लेक्ट करे अपनी प्रैक्टिस को। आप इसको यूज क्यों करते हैं, जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया कि एक तो आपको जो जितने भी थॉट्स होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, और जितनी भी आपकी लर्निंग होती है वो आपकी जितनी डेवलपिंग होती है उसको बता रहा होता है कि आपकी डेवलप हुई है, उसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, और हेल्प करता है आपकी रिफ्लेक्शन को कि आपकी लर्निंग कैसी हुई है। ये था हमारे पास। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर इसका बताया हुआ है, जिसमें हमारे पास जिसमें लर्निंग लॉग आ जाता है, जिसको कहते हैं कैटलॉग बना लिस्ट बनाई जाती है। वैसे तो आप डायरी को यूज करते हैं, नोटबुक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप मेथड को भी यूज कर सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग जो अपने जिस तरह पहले बताई, जिसमें हम क्या कहते हैं स्किलफुली कंसेप्चुलाइजेशन, जितनी हमारे पास नॉलेज है तो उसको हम यूज करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं। पहली वाली बेशक डेफिनेशन याद कर लेना है। और ये पहली बता दी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है हमारे पास नर्सिंग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद
क्रिटिकल नर्सिंग जो हमने पहले ही पढ़ा है कि यूज़ कहाँ-कहाँ पे होती है, जिसकी और इसके यूज़ की वजह से उस नर्सिंग स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस भी, ये सारी उसने बताई चीज़ें डेवलप हो जाती है। वो बंदा क्रिएटिविटी जो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाता है, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी उसके अंदर आ जाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और ये दोबारा फिर वही है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है? और